हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मीनिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज अ सिस्टम वेयर वर्कर्स इन मैनेजमेंट शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाती है. जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है या कुछ भी डिसाइड करना है या कोई पॉलिसी बनानी है या कोई रूल्स फॉर्मुलेट करने हैं या कोई मेथड डिसाइड करना है, तो किसी भी तरह के इस तरह के मैटर में जब आप अपने वर्कर्स को भी साथ में बिठाते हैं, उनके आइडियाज़ को कंसीडर करते हैं, सुनते हैं और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो अगर आप इस तरह से वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उससे जो वर्कर्स का जो स्टेटस है इंडस्ट्री में वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है. ये एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है जहाँ पे मतलब वो अपनी आप सिर्फ अपनी नहीं चलाते कि हाँ जैसे हमने बोल दिया बस वैसे ही करना है. इनफैक्ट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी डेमोक्रेसी मिलती है, उनकी भी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनके आइडियाज़ को कंसीडर किया जाता है. ये इसका एक फ़ायदा ये है कि जॉइंट एफर्ट्स होने की वजह से, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के ही एफर्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. ऑब्वियसली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के या मैनेजमेंट और वर्कर्स के आपस में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बनते हैं और आप किसी भी तरह की मैनिपुलेशंस वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हैं. देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन. तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन हैं. जैसे फर्स्ट हमारे पास है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन है, इंफॉर्मेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एसोसिएटिव, डिसीजन एंड ओनरशिप. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन. सो कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ शेयरिंग ऑफ व्यूज ऑफ द मेंबर्स एंड गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग. तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपने जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके व्यूज़ को भी कंसीडर करते हैं, वो अपने व्यूज़ देते हैं, उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकें. सो मेंबर्स जो हैं इसमें वो कंसल्ट किए जाते हैं रिगार्डिंग किस चीज़ के बारे में? रिगार्डिंग वेलफेयर अमेनिटीज़ जो हैं, यानी कि वर्क और हेल्थ से रिलेटेड जो अमेनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उनके रिगार्डिंग उनसे डिस्कशन की जाती है. अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, या फिर एनी प्रॉब्लम एमैनेटिंग फ्रॉम इट सेफ्टी, जो सेफ्टी से रिलेटेड हो, वर्कर्स की सेफ्टी से रिलेटेड है. तो इस तरह के अगर टॉपिक्स में आप उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हो, उनके आइडियाज़ ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं बोलने का, तो दैट इज़ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन. ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन. इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन क्या होती है? जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो रही है और वो उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है? जैसे कि एक जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सेल्स प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्नल रनिंग अंडरटेकिंग किस तरह से चल रही है उसके बारे में, बैलेंस शीट यानी कि हमारे फाइनल अकाउंट्स के बारे में और उनके कनेक्टेड जो भी एक्सप्लेनेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव. It involves a greater degree of sharing of authority and responsibility of the management functions. It ensures greater share of workers' participation in discharge of managerial functions. जहाँ पे जो managerial functions हैं उनको discharge करने में भी workers को participate करवाया जाता है, उसको हम administrative participation कहते हैं. So यहाँ पे जो employees हैं वो decisions में part लेते हैं. किस तरह के decisions हैं? Which are already taken by members are given little for autonomy in the exercise of administrative and supervisory power with regard. तो ऐसे मैनेजमेंट, ऐसे जो फंक्शंस हैं, ऐसे जो डिसीजंस हैं जो पहले सिर्फ टॉप लेवल लेता था, उसमें एम्प्लॉयज़ को पूछा नहीं जाता, बताया नहीं जाता या उनसे कोई सलाह नहीं मांगी जाती थी. तो अगर आप इस तरह का कोई स्टेप ले रहे हैं कि आप उन डिसीजंस में, उन फंक्शंस को परफॉर्म करते टाइम भी अपने वर्कर्स को साथ में बिठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन. देन वी हैव एसोसिएटिव. ये कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन की ही एक एक्सटेंशन है. यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एक तरह की उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन मानी जाती है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिसीजंस को या उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं. सो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव, यानी कि दोनों की एसोसिएशन से ही काम हो रहा है.
देन वी हैव डिसीजन पार्टिसिपेशन, सो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन है जहाँ पे मैक्सिमम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डेलीगेट की जाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को। डिसीजंस जो हैं वो म्यूचुअली लिए जाते हैं और जो मैटर्स हम इसमें कवर करते हैं डिस्कस करने के लिए वो होते हैं इकोनॉमिक मैटर्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, तो किस लेवल पे पार्टिसिपेशन जो है वो करवाया जा सकता है। फर्स्ट वी हैव कलेक्टिव बार्गेनिंग, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज नेगोशिएशन अबाउट वर्किंग कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज और वन और मोर एम्प्लॉय organization with a view to reaching an agreement wherein terms serve as a code of defining the rights and obligations of each party in their employment or industrial relation। हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बैठते हैं और उधर से आपके एम्प्लॉयर बैठता है और दोनों मिल के बार्गेनिंग करते हैं। आप कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम देखो, आप इसमें दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक वर्ड यूज़ हुआ है कलेक्टिव, सेकंड इज़ बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही एज अ ग्रुप बैठे हैं, नॉट एज अ इंडिविजुअल, वो ग्रुप की तरह बैठे हैं। और बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी भी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जो आप डिसीज़न लेते हैं, जहाँ पे आपने अल्टीमेट कंक्लूजन पे जो पहुँचना है वो उसके ऊपर पहले बार्गेनिंग की जाती है। बार्गेनिंग का मतलब जैसे एक पार्टी कुछ बोलेगी, दूसरी कुछ अपना प्रपोजल रखेगी, तो इसको जैसे हम ऑफर या काउंटर ऑफर भी कह सकते हैं कि एक ने कुछ ऑफर रखा, दूसरी ने उसके ऊपर अपना ऑफर रख दिया, या इस तरह से किसी भी तरीके से वो नेगोशिएशंस करते हैं। बार्गेनिंग का मतलब हो गया जिसको हम नॉर्मल कह देते हैं मोल भाव करना, तो इस तरह से बार्गेनिंग की जाती है। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका पर्पस है दोनों पार्टीज़ के बीच में स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना। देन कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ही, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नॉट ओनली इन्वॉल्व्स अ बार्गेनिंग एग्रीमेंट बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच एन एग्रीमेंट। इसमें सिर्फ बैठ के उन्होंने मोल भाव करके या बार्गेनिंग करके टर्म्स डिसाइड ही नहीं करनी, इनफैक्ट उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। देन सेकेंड वी हैव वर्क्स कमेटी। तो वर्क्स कमेटी क्या होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर हर एक वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं या वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि उनको एक वर्क्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी। इस वर्क्स कमेटी में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर बनाए जाएंगे वो दोनों के इक्वल नंबर होना चाहिए। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयर के होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी होंगे। और इस कमेटी को बनाने का जो मेन पर्पस है वो है टू प्रोवाइड मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना ही इस कमेटी का मेन पर्पस होता है। तो वर्क्स कमेटी के मेन फंक्शंस क्या हैं, एक तो ये डे टू डे जो मैटर्स होते हैं, डे टू डे फंक्शन से रिलेटेड जो काम होते हैं, डिस्कशंस हैं, उनके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ डील करती है। देन इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे वेंटिलेशन, लाइटिंग या सैनिटेशन की कंडीशंस को डिस्कस करना, या फिर जो अमेनिटीज़ वर्कर्स को दी जाती हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, डाइनिंग रूम, मेडिकल, हेल्थ सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज जो दी जाती हैं, अमेनिटीज़ दी जाती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना। देन एजुकेशन या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वर्कर्स की एजुकेशन या उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करना, या सेफ्टी मेजर्स, एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैकेनिज्म एक्सेट्रा को डिस्कस करना, यानी कि उनको सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या क्या किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कि एक्सीडेंट्स ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये इस तरह की वर्क्स कमेटी में डिस्कस किए जाते हैं। देन थर्ड वी हैव शॉप और डिपार्टमेंट काउंसिल। तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 30 अक्टूबर 1975 को एक नई स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी, दैट वाज शॉप और डिपार्टमेंटल काउंसिल। तो हर एक वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको एक शॉप काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और जो शॉप काउंसिल होती है वो हर एक डिपार्टमेंट या हर एक शॉप जो यूनिट का होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। जो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट की तरफ से बताए जाते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से होंगे। और ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो विद इन दी इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ही बंदे होने चाहिए। और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी फ्रॉम अमंग द वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट और शॉप कंसर्न। और जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो वर्कर्स
जो हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ही वर्कर्स होने चाहिए जिसके वो कमेटी बनाई जा रही है। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 12 से ज़्यादा या 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब शॉप काउंसिल के मेन फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट फंक्शन है असिस्ट द मैनेजमेंट इन अचीविंग मंथली प्रोडक्शन टारगेट। जो आपने मंथली प्रोडक्शन टारगेट सेट किए हैं उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाएगा इसके बारे में हेल्प करना मैनेजमेंट को। देन इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ मैन पावर। प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पहले से, और ये कोशिश करनी है कि मैन पावर की वेस्टेज कम से कम हो। देन स्टडी एब्सेंटिज्म इन दी शॉप और डिपार्टमेंट एंड रिकमेंड स्टेप्स टू रिड्यूसेस। ये भी देखना है कि उस हर एक शॉप या डिपार्टमेंट में एब्सेंटिज्म रेट क्या है, कितने के लेबर्स जो है जो वर्कर्स हैं आपके डेली एब्सेंट हो रहे हैं, और कोशिश करनी है कि इस एब्सेंटिज्म रेट को हमने कम करना है। एंड देन फोर्थ वी हैव सजेस्ट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टाफ। तो हमने ये भी देखना है कि अपने जो स्टाफ है उसके स्मूथली काम करने के लिए हेल्थ सेफ्टी या वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो कौन कौन से अडॉप्ट किए जा रहे हैं, या और आप उसके रिगार्डिंग सजेशंस दे सकते हैं कि आपके पास उसके रिगार्डिंग क्या आइडियाज़ हैं। देन फोर्थ वी हैव जॉइंट काउंसिल्स। सो जॉइंट काउंसिल्स क्या होती हैं? जॉइंट काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द होल यूनिट। ये पूरे यूनिट के लिए बनाई जाती हैं, हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। ओनली सच पर्सनस हु आर एक्चुअली इंगेज्ड इन द यूनिट शैल बी द मेंबर ऑफ द जॉइंट काउंसिल। तो सिर्फ वो लोग जो हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे काम कर रहे हैं। जॉइंट काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर। क्वार्टर मतलब बात हो रही है 3 महीने के, हर 3 महीने में एक बार जॉइंट काउंसिल को मिलना ही पड़ेगा। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनिट शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट काउंसिल। जो उस जॉइंट काउंसिल का चीफ सेक्रेटरी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो उसका चेयरपर्सन बनाया जाएगा। एंड जो वाइस चेयरमैन है वो जॉइंट काउंसिल का वो वर्कर्स की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। इसका टाइम पीरियड है ये 2 साल के लिए बनाई जाती है। इसका जो डिसीजन जो भी ये लेती है वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग है और उसको विद इन मंथ आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। इन 1977 द अबव स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू PSUs, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे भी इसको एक्सटेंड किया गया था, जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्लूड करती है इसमें कौन कौन सी, जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारे इसमें कवर होते हैं। अब जॉइंट काउंसिल के मेन फंक्शंस क्या हैं? इसके मेन फंक्शंस हैं, एक तो प्रोडक्शन के नॉर्म्स फिक्स करने यानी कि स्टैंडर्ड सेट करना, वर्क प्लानिंग करना, प्रोडक्शन के टारगेट्स को अचीव करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिवॉर्ड पॉलिसी डिसाइड करना, क्रिएटिव सजेशंस देना, हेल्थ या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हैं फैसिलिटीज़ जो अमेनिटीज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना। देन फिफ्थ वी है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। सो ये क्या होता है? दिस वुड बी दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये इसमें होता है कि जो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बोर्ड में, मतलब उसमें से कुछ लोगों को, कुछ वर्कर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाता है। सो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बोर्ड कैन प्ले अ यूजफुल रोल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियसली जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे, बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, तो वो अपने जो वर्कर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टॉप लेवल तक इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। द वर्कर कैन सर्व एज अ गाइड एंड अ कंट्रोल एलिमेंट। तो ये गाइड भी करते हैं ऑब्वियसली और कंट्रोल भी करते हैं। Then next we have workers ownership of enterprise. This involves making the workers shareholders of the company by inducing them to buy equity shares. यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कंपनी के इक्विटी शेयर्स यहाँ पे खरीदने के लिए कहा जाता है। इन मैनी केसेस एडवांसेस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन मैनी द फॉर्म ऑफ इजी रीपेमेंट ऑप्शंस आर एक्सटेंडेड टू इनेबल एम्प्लॉयज़ टू बाई इक्विटी शेयर्स। फॉर एग्जांपल ऑफ दिस मेथड आर अवेलेबल इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। सो अगर एम्प्लॉयज़ के पास पैसे नहीं हैं शेयर्स खरीदने के, तो उसमें भी कंपनी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उनको एडवांस वगैरह दे देती है या लोन वगैरह इशू कर देती है ताकि वो शेयर्स को बाय कर सकें। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि इससे जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपनी जॉब के लिए ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं, बिकॉज दे हैव द शेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्वियसली दे बिकम्स अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जब एज अ ओनर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब उनका भी कुछ ओनरशिप में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में।
एंड देन वी हैव क्वालिटी सर्कल्स, ये भी हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं, 7 to 10 पीपल का ये एक ग्रुप होता है और ये सारे के सारे लोग सेम वर्क एरिया को बिलोंग करने चाहिए। इनका काम है रेगुलरली मिलना, जहाँ पे ये आपस में डिस्कशंस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उनको डिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसके लिए सॉल्यूशंस डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जो सर्कल्स होते हैं इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स फॉर रेगुलर मीटिंग्स, एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो रेगुलरली मिलना भी है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट भी करना है, फिर उनको अच्छे से एनालाइज भी करना है, फिर उसको डिस्कस भी करना है, बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी करनी है। तो इन सब में इस सब के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट क्वालिटी सर्कल्स हैव अ डेफिनेट लाइफ साइकिल 1 to 3 years। ज़्यादातर क्वालिटी सर्कल्स की लाइफ 1 साल से 3 साल तक होती है। फ्यू सर्कल्स सर्वाइव बियॉन्ड दिस लिमिट ईदर बिकॉज दे लूज स्टीम और दे फेस सिंपल प्रॉब्लम्स। सो यूजुअली होता क्या है कि इतने का टाइम के निकल जाने के बाद, इनके मैक्सिमम 3 साल निकल जाने के बाद नॉर्मली क्वालिटी सर्कल वो वाला ख़त्म हो जाता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि मे बी उनका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया या कुछ उनको और ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी कि उनको लगा कि अभी इसको और आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो बंद ही कर देना बेहतर है। तो इस वजह से उसने कहा कि 1 से 3 साल तक मैक्सिमम जो ये सर्कल्स हैं ये चलते हैं। रेयर सर्कल्स ऐसे होते हैं जो इससे ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर जाएं। अब क्वालिटी सर्कल बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, एम्प्लॉयज़ बिकम इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्वायर कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द वर्क प्लेस। ऑब्वियसली उससे वर्क प्लेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन गेट टू इन्जॉय हायर सेविंग टू कॉस्ट रेशियो। ऑर्गेनाइजेशन को भी ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी जो कॉस्ट टू सेविंग टू कॉस्ट रेशियो है वो बढ़ जाती है, यानी कि कॉस्ट से ज़्यादा सेविंग्स इंक्रीज हो जाती हैं। एंड चांसेस ऑफ क्वालिटी सर्कल मेंबर्स टू गेट प्रमोशन आर इनहेंस। ऑब्वियसली जो लोग क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स बने होते हैं बिकॉज वो रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वहाँ पे। जब कोई वहाँ पे मेंबर कोई बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आएगा, तो उसके आइडियाज़ कंसीडर किए जाएंगे, तो लेटर ऑन पूरे चांसेस होते हैं कि ऐसे मेंबर्स की जो है प्रमोशन भी की जाती है, तो उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड देन लास्ट वी हैव हियर केजन। इसको हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस इन अ बिजनेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी और एफिशिएंसी। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि बिजनेस में टाइम टू टाइम छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, वो लाए जाएँ। इंस्टेड कि आप ये वेट करो कि बहुत बड़ा कोई बदलाव हम एक ही बार में लेके आएंगे, चाहे वो क्वालिटी में हो सकता है या वो एफिशिएंसी में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि आपको अपने आप को रेगुलरली इम्प्रूव करना है, और वो इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत बड़े हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आपको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। This approach assumes that employees are the best people to identify room for improvement since they see the process in the action all the time. So ये अप्रोच हमें ये कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ज़्यादा पता होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा जो फील्ड कह सकते हैं आप, या कौन सा कॉर्नर दी बेस्ट है, मतलब कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज जो हमारा डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फंक्शनिंग चल रही है, तो उसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिकली, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है फीचर्स हैं केजन के। फर्स्ट वी हैव इम्प्रूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन मैनी स्मॉल चेंजेस रादर देन द रेडिकल चेंजेस दैट माइट अराइज फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हमने पहले पढ़ लिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा चेंजेस करने हैं, तो वो बहुत बड़े चेंजेस के ऊपर ही सिर्फ फोकस करने की बजाय आपको स्मॉल चेंजेस पे फोकस करना है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो वो आपको रेगुलरली छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स अपने आप में करने चाहिए। As the idea come from the workers themselves, they are less likely to be radically different and therefore easier to implement. तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ हैं वो हम वर्कर्स से ही ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स जब आइडिया देंगे खुद, तो उस आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे डेडिकेटेडली, और वो उससे जी नहीं चुराएंगे, और इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए आइडियाज़ हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं थोप रहे उनके ऊपर। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स आर लेस लाइकली टू रिक्वायर मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैन मेजर प्रोसेस चेंजेस। सो अगर आपको बहुत बड़ा कोई चेंज लेके आना हो, तो उसमें कई बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कोई बहुत मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी या टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। बजाय उसके अगर आप स्मॉल इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो स्मॉल इंप्रूवमेंट्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, उसमें इतना ज़्यादा कोई पैसे का खर्चा आपका नहीं आता, तो ये इकोनॉमिकल भी है।
द आइडियाज़ कम फ्रॉम द टैलेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स एज अपोज टू यूजिंग R&D कंसल्टेंट्स और इक्विपमेंट्स एनी ऑफ विच कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। सो अगर R&D के थ्रू या कंसल्टेंट्स के थ्रू या इक्विपमेंट्स के थ्रू अगर आपको इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो आपके जो ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं वही दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है। एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ शुड कंटिन्यूली बी सीकिंग वेज टू इम्प्रूव देयर ओन परफॉर्मेंस। तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वेज ढूंढते ही रहना चाहिए। ये अप्रोच इसी चीज़ पे फोकस करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।